गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं अपने जो लास्ट चैप्टर अपन ने जो स्टार्ट कर रखा था लाइट चैप्टर, उसी को अपन आज आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाते टाइम पे अपन आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपका रहेगा रिफ्रैक्शन के बारे में। उसके बाद में अपन बात करेंगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी यदि अपन रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो उससे रिफ्रैक्शन के थ्रू अपने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है लाइट की, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ में आज अपन बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं जिनको लाइट फॉलो करती है रिफ्रैक्शन करते टाइम पे। इसके साथ साथ अपन आज बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि अपने लास्ट टॉपिक में बात की थी वहाँ पे अपन बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बात कर रहे थे अपन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने ये बात की थी कि यदि आपके पास में कोई सेपरेटिंग सरफेस है, क्या है आपके पास में? सेपरेटिंग सरफेस। यदि इस सेपरेटिंग सरफेस के एक तरफ मैं मान लूँ मीडियम फर्स्ट मान लूँ और एक तरफ मैं मीडियम सेकंड मान लूँ, ठीक है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने ये कहा था कि यदि लाइट रे आती है और यहाँ पे उससे टकराती है, कोलाइड करती है और क्या करती है कि विदाउट मतलब दूसरे मीडियम में नहीं जाती, उसी मीडियम में वो वापस से आ जाती है, मतलब जाती है और उसी मीडियम में वापस से आ जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके अंदर क्या था कि मीडियम फर्स्ट से क्या हो रही है, मीडियम फर्स्ट से ही क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही है लाइट रे, और मीडियम फर्स्ट में ही क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये तो फिनोमेना था आपके रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग, जिसके अंदर अपन ने बात की थी कि यदि जिस मीडियम से कोई लाइट रे आती है, यदि सेपरेटिंग सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस से निकल जाती है तो उसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। बट यहाँ पे अपन बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करने वाले हैं। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो बात वही सेम सी रहेगी कि एक सेपरेटिंग सरफेस रहेगी। क्या रहेगी? सेपरेटिंग सरफेस। ठीक है, और यदि कोई लाइट रे आती है और सेपरेटिंग सरफेस की क्या करती है? टकराती है। ठीक है, सेपरेटिंग सरफेस पे टकराती है और क्या करती है कि मीडियम फर्स्ट से वो मीडियम सेकंड में चली जाती है। क्या करती है? मीडियम फर्स्ट से वो कहाँ चली जाती है? सेकंड में चली जाती है। मीडियम फर्स्ट से तो आती है, मतलब यहाँ से तो क्या होती है, वो इंसिडेंस होती है, मतलब मीडियम फर्स्ट से तो क्या करती है, वो इंसिडेंस होती है और मीडियम सेकंड में से क्या करती है, वो रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, जिसके अंदर बात होगी कि एक लाइट रे आएगी और सेपरेटिंग सरफेस पे टकराएगी, टकराने के बाद में क्या होगा कि वो उस मीडियम से नेक्स्ट मीडियम में चली जाएगी। तो इसी को बोला जाता है आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से अपन क्या करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि यदि एक ग्लास स्लैब यदि मैं ले लूँ, जैसे मान लिया मैंने कि ये कोई ग्लास स्लैब मैंने ले ली, इसको
ये हो गई आपके ग्लास स्लैब। यदि इस ग्लास स्लैब के अंदर कोई भी लाइट रे आती है, किसी भी ओर से आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सेम एंगल से आए या ऐसा कुछ, किसी भी एंगल से यदि कोई लाइट रे आती है, इसके अंदर एंटर होती है, तो बाद में जब ये ग्लास स्लैब के अंदर से होके बाद में वो जब वो निकलती है, जब वो लाइट रे निकलती है, तो वो ये कहा जाता है कि जो इंसिडेंस रे ऑफ लाइट, इंसिडेंस रे ऑफ लाइट एंड जो बाहर निकलने वाली है उसको यदि मैं बात कर लूँ रिफ्रैक्टिव रे ऑफ लाइट, ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये एक दूसरे के क्या होती है, आपके पैरेलल होती है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में भी अपन देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब रिफ्रैक्शन जब होता है तो उसके अंदर दो फिनोमेना आपके देखे जाते हैं मोस्टली। वो कौन कौन से फिनोमेना हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। फिनोमेना ये कहता है कि यदि कोई लाइट रे, जैसे अपन बात करें कि मीडियम के अंदर, जैसे अपन ने बात किया कि रिफ्रैक्शन जो होगा उसके अंदर क्या होना चाहिए कि एक सेपरेटिंग सरफेस होनी चाहिए और दो मीडियम होने चाहिए। ठीक है, तो दो मीडियम अलग अलग होंगे, तो उनको मैंने मान लिया कि दो मीडियम जो होंगे, मीडियम जो होंगे उनको मैंने दो तरीके से डिवाइड कर दिया। एक तो क्या कर दिया आपके डेंसर, और एक आपके कर दिया रेरर। ठीक है, एक तो मीडियम का नाम मैंने दे दिया, डेंसर मीडियम का नाम दे दिया, और एक मैंने मीडियम का क्या नाम दे दिया, आपके रेरर मीडियम नाम दे दिया। डेंसर और रेरर का ज़्यादा कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब यही है कि मॉलिक्यूल यदि पास पास में होंगे तो उसको कहा जाएगा डेंसर मीडियम, जिसमें क्या होंगे मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज। मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा आपके मॉलिक्यूल्स आर फार टू ईच अदर। ठीक है, डेंसर में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल पास पास में हो जाएंगे, जबकि रेरर में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके मीडियम की बात होगी। अब मीडियम का रिफ्रैक्शन से क्या कनेक्शन है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो जैसे अपन ने बात की कि जो रिफ्रैक्शन यदि होगा तो रिफ्रैक्शन के अंदर अपन बात करेंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट रे जाएगी, तो इसके दो केसेस हो जाएंगे। केस फर्स्ट क्या कहेगा, यदि मैं बात करूं कि लाइट रे जो है वो रेरर मीडियम से, कहाँ से, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो ये लाइट रे आई आपकी, ये आपका नॉर्मल हो गया, इसको मैं नाम देता हूँ नॉर्मल। ठीक है, ये आपकी हो गई इंसिडेंस रे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये जो एंगल बनेगा थीटा आई, ठीक है, और जो रिफ्रैक्शन का यदि मैं एंगल मान लूँ आर, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन होगी यदि रेरर मीडियम से कोई डेंसर मीडियम में कोई लाइट रे जाएगी थ्रू रिफ्रैक्शन के केस में, किसमें, रिफ्रैक्शन के केस में यदि जाएगी तो इनके लिए क्या होगा, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, मतलब कि ये नॉर्मल की साइड में क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, मतलब एंगल आई ज़्यादा होगा किससे, एंगल आर से। ठीक है, नेक्स्ट इसका केस आता है कि यदि मैं बात करूं, केस सेकंड की मैं बात करूं
कि ये आपके सेपरेटिंग सरफेस हो गई, ये आपके नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे यदि कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है, तो वो कहाँ से आ रही है, यदि मैं मान लूँ डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम से किस में आ रही है, आपके रेरर मीडियम में आ रही है। क्यों? क्योंकि मीडियम दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो डेंसर हो सकता है या रेरर हो सकता है। तो इसका एंगल मैंने मान लिया आई हो गया, ठीक है, इसको मैंने मान लिया इंसिडेंस रे हो गई आपके, ठीक है। तो ये क्या होगी कि ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद में ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। और इसके लिए यहाँ पे कहा जाएगा, और इसके लिए कहा जाएगा कि एंगल आई जो है वो क्या होगा, आपके लेस देन होगा एंगल आर से, ठीक है। तो ये दो केस हो गए आपके, केस फर्स्ट और केस सेकेंड, जिसके अंदर अपन ने बात की कि केस फर्स्ट में क्या होगा, यदि रेरर से डेंसर में जा रहा है कोई भी लाइट रे तो वो नॉर्मल की साइड में झुक जाएगी, और यदि डेंसर से रेरर की साइड में कोई लाइट रे जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये दो केसेस मैंने डिस्कस किए यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अपन बात कर रहे थे कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी पॉइंट के ऊपर अपन वापस आते हैं। तो वो पॉइंट क्या कहता है कि यदि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब यदि मैं लेता हूँ तो उसके ऊपर यदि कोई लाइट रे आती है तो वो यदि रिफ्लेक्शन के थ्रू, उसके अंदर रिफ्लेक्शन तो होगा ही, क्योंकि ग्लास स्लैब के अंदर ये वो जा रही है तो रिफ्लेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर होगा ही, क्योंकि लाइट क्या होगी कि एयर के अंदर ही रहेगी लाइट, तो एयर से क्या करेगी, वो ग्लास के अंदर जाएगी, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, ग्लास के मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं, मतलब रेरर से वो डेंसर में जाएगी, फिर बाद में क्या होगा कि वो ग्लास से क्या होगी, वो बाहर निकलेगी, मतलब क्या होगा कि वो डेंसर मीडियम से कहाँ जाएगी, रेरर मीडियम में जाएगी। तो कुल मिला के बात होगी कि ग्लास स्लैब के एक्सपेरिमेंट में दो बार उसका रिफ्रैक्शन होगा, एक बार तो रेरर टू डेंसर एंड सेकंड वन क्या होगा, आपका डेंसर टू रेरर होगा, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होगा कि जो इंसिडेंस रे है, और जो बाद वाली जो लास्ट में एक रिफ्रैक्टिव जो रे मिलेगी हमें बाद में जो मिलेगी, वो एक दूसरे के क्या रहेगी, आपके पैरेलल रहेगी। तो इसका वैसे तो लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बाकी मैं बता देता हूँ कि इसका रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो मान लिया कि मैंने ग्लास स्लैब ले लिया, आपके ये आपके एक ग्लास स्लैब ले ली, ठीक है, ये आपके ग्लास स्लैब हो गई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि कोई लाइट रे है जो यहाँ पे इंसिडेंस हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, इसके नॉर्मल वन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो ये तो क्या हो गई, एक तरीके से इंसिडेंस रे हो गई, ये हो गई आपके इंसिडेंस रे, ठीक है। अब नेक्स्ट में यदि मैं बात करूं कि ये जो है वो ये आपके रेरर मीडियम है, यहाँ पे यदि ग्लास में जाएगा तो वो हो जाएगा आपके डेंसर मीडियम, और नेक्स्ट में लास्ट में क्या हो जाएगा, आपके रेरर मीडियम। क्यों? यहाँ पे तो क्या है, आपके एयर है, यहाँ पे डेंसर में है आपके ग्लास है, और यहाँ पे वापस से रेरर में क्या है, आपके एयर है, ठीक है। तो यहाँ एंगल आई बन गया। तो हम जानते हैं कि रेरर मीडियम से यदि डेंसर मीडियम में कोई लाइट रह जाएगी तो वो नॉर्मल के साइड में क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। मैंने ये सीधी लाइन इसलिए बना दी क्योंकि इस ड्यूरिंग जो होगा वो इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके सेम मीडियम है,
सेम मीडियम है। तो सेम मीडियम में हमने देखा था कि सेम मीडियम में थोड़ा ना होगा, रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में कभी भी नहीं होता है। मीडियम चेंज होगा तभी उसके अंदर रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो ये वापस यहाँ पे आ गई, यहाँ पे मैंने वापस से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद में मैंने देखा कि वापस से इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। वापस से क्या होगा, इसमें रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या होती है, ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। क्यों, अभी किससे जाएगी, ये डेंसर टू रेयर, तो ये वापस से दूर हट जाएगी। ये आर हो गया, ये आपका हो गया I1 हो गया। ठीक है, तो देखा ये जाता है नॉर्मली कि आपके जो दोनों लाइट है, एक तो आपकी ये वाली लाइट रे जो बाहर निकल रही है, फाइनली जो बाहर निकल रही है, ठीक है, और एक आपकी ये वाली, इसका पाथ, ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे के क्या होती है, आपके पैरेलल होती है। पैरेलल वो इसलिए होता है क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन के कारण से क्या होता है कि जितना वो बैंड होती है, पहले वाले में जितना वो बैंड होती है, यहाँ पे वो जितना बैंड हुई है, मतलब इस साइड में जितना झुकी है, वापस इस टाइम पे आते हुए वो वापस से इधर निकल जाती है। तो इसी कारण से ये दोनों लाइट रे क्या हो जाती है, आपके पैरेलल हो जाती है। यह आपके हुआ ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने देखा रिफ्रैक्शन के कुछ टर्म्स देखे अपन ने, और उसके बाद में अपन ने ग्लास स्लैब के बारे में बात की। नेक्स्ट चलते हैं अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। रिफ्रैक्शन के नॉर्मली जो लॉज होते हैं वो नॉर्मल यही होते हैं कि फर्स्ट आपका जो रिफ्रैक्शन का लॉ होता है कि आपके सेपरेटिंग सरफेस, इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, इसको मैं नाम दूँ इंसिडेंस रे। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने इंसिडेंस रे। इसको मैंने नाम दिया रिफ्रैक्टिव रे। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने नॉर्मल। इसको नाम दिया मैंने सेपरेटिंग सरफेस। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, एक ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ तो आपका ये कहता है कि आपका जो इंसिडेंस रे है, रिफ्रैक्टिव रे है, नॉर्मल है, ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है, सेकंड लॉ आपके दिया था स्नेल ने लिया था, आपके एक साइंटिस्ट थे स्नेल जिन्होंने ये लॉ दिया था, जिसको अपन किससे नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल ने ये कहा था कि आपके जो रिफ्रैक्शन जो होता है वो एक तरीके से एक रेशियो के टर्म में उन्होंने बताया। रेशियो के टर्म में उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने कहा कि यदि आपके सेपरेटिंग सरफेस है, या आपके नॉर्मल हो गया, या आपके इंसिडेंस रे हो गई, या आपके इंसिडेंस एंगल हो गया, या आपके रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया, ठीक है, या आपके नॉर्मल हो गया, तो उन्होंने ये कहा कि यदि इंसिडेंस एंगल का मैं साइन ले लूँ, इंसिडेंस एंगल का साइन ले लूँ और रिफ्रैक्टिव एंगल का साइन ले लूँ, तो उन दोनों का यदि रेशियो निकालूँ तो वो क्या आएगा, आपके कांस्टेंट आता है। क्या आता है, आपके कांस्टेंट आता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रो है, हर
जो भी आपके नॉर्मली जो भी आपके रिफ्रैक्शन की जो भी कंडीशन होती है, उन सभी कंडीशंस को स्नेल्स लॉ से समझाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि यदि साइन आई और साइन आर का मैं यदि रेशियो ले लूँ तो ऑलवेज क्या आएगा, आपके कांस्टेंट आएगा। मतलब एक कांस्टेंट टर्म अपन कह सकते हैं, कांस्टेंट टर्म आएगी वहाँ पे। और उसकी वैल्यू भी मैं बताना चाहूँगा, उसकी वैल्यू क्या होती है, आपके n1/n2 होती है। अब ये n1/n2 क्या होता है, n1 आपके होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको क्या कहा जाता है, आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके स्नेल्स लॉ हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।